अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है रामीन मोहसिन ने कलधारा, इंडिया से। वो कहते हैं हमारा गांव जो आज वक्त के साथ काफ़ी बड़ा हो गया है, इसकी आबादी बढ़ चुकी है। लेकिन जिस वक्त ये खौफनाक कहानी है उस वक्त आबादी बहुत ज़्यादा कम होती थी। गांव के तमाम लोग एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होते थे। एक दूसरों के चेहरों को ना सिर्फ पहचानते थे बल्कि एक दूसरों के नाम तक सबको याद होते थे। और जैसे ही सारे दिन के काम काज को ख़त्म करने के बाद ये गांव के लोग इकट्ठे होते तो एक ऐसी जगह मखसूस बनी होती जहां सारे बैठ जाते, एक दूसरे से सारे दिन का हाल अहवाल मालूम करते और किसी को भी किसी मदद की ज़रूरत होती तो उसकी मदद की जाती। दुख सुख में ये सब एक दूसरे के शामिल होते और खुशी गमी भी ऐसे ही होती। खुशी को तो इस तरह समझा जाता कि उस घर में खुशी नहीं होती थी बल्कि पूरे गांव में खुशी मनाई जाती थी। दूसरों की खुशी को वो अपनी खुशी समझ के उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उस गांव को दो रास्ते लगते थे। ये वो दौर था जब लोग ज्यादातर पैदल सफर करते थे और कुछ लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, गधे के ऊपर सफर करते थे। लेकिन ज्यादातर गांव के लोग पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। गांव के इर्द गिर्द हरी भरी फसलें होती थीं और इनका रोजगार ज्यादातर खेती बाड़ी ही होता था। लेकिन जब आप दूसरे गांव से वापस अपने गांव आ रहे होते तो वहीं पे गांव आने के लिए दो रास्ते बनाए गए थे। एक लंबा रास्ता था लेकिन दूसरा शॉर्टकट रास्ता। जो मुख्तसर रास्ता था उस रास्ते के दरमियान एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान आता था। एक ऐसा कब्रिस्तान जो बहुत बड़े एरिया पर फैला हुआ था। उसके बीच में इतना ज्यादा तादाद में दरख्त लगे हुए थे कि दरख्तों की बहुतात थी। ऐसे दरख्त जिनके ऊपर वाला हिस्सा जहां पत्ते होते हैं, टहनियां होती हैं, वो इतनी घनी थी कि जैसे दरख्तों ने एक दूसरे के साथ सर को जोड़ रखा हो। यहां तक कि सूरज की किरणें उन दरख्तों के आपस में सर जोड़ने की वजह से नीचे उस कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच सकती थीं। जितना भी शदीद गर्मी हो, धूप हो, आप इस कब्रिस्तान के एरिया में दाखिल हो जाएं तो उन घने दरख्तों की वजह से आपको छांव ही छांव का एहसास होगा। चहचहाते परिंदों की आवाजें सुनाई देंगी। लेकिन जितना बड़ा ये कब्रिस्तान था, जितने बड़े एरिए पे ये फैला हुआ था, जैसे ही रात की काली चादर फैलने लगती, जैसे ही अंधेरा होने लगता तो यही कब्रिस्तान एक भयानक मंजर पेश करता। क्योंकि जिस जगह पे ये कब्रिस्तान था तो कब्रिस्तान के अलावा कब्रिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी ऐसी जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ था जो आबाद नहीं थी, जरखेज नहीं थी। जैसे एक चटियल सा मैदान होता है, एक ऐसी जगह जहां पे कोई भी खेती बाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, एक वीरान सी जगह जहां पे जंगली झाड़ियां उगी होती हैं। इसलिए भी कि एक कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान के साथ वो एक बड़ा सा एरिया जहां पे झाड़ियां ही झाड़ियां थी, वीरानी थी। तो इस वजह से शाम के बाद कोई भी यहां से गुजरना पसंद नहीं करता था। और वैसे भी बुजुर्गों ने मना कर रखा था कि इस कब्रिस्तान के करीब से मत जाया करो। दिन की रोशनी में जितनी दफा भी आना जाना हो आ जा सकते हो, रात को नहीं। उसकी वजह क्या थी? गांव के बुजुर्ग जानते थे। उसी कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ जो एक बहुत बड़ा सा मैदान सा था, वीरान सा था, उसके अंदर भी एक दरख्तों की बहुतात थी। कई दरख्त लगे हुए थे लेकिन काफी ज्यादा फासलों पे, और उसके बीच में काफी ज्यादा झाड़ियां थीं।
लेकिन हकीकत में ये दरख्तों के साथ वो बंजर जमीन, ये एक ऐसी मखलूक की जगह थी जिसको अनदेखी मखलूक कहा जाता है, जिसको जिन्नात कहा जाता है। इस बहुत बड़े एरिए पे जिन्नात का एक कबीला आबाद था। इंसान दिन की रोशनी में काम काज करते और जैसे ही शाम के साए अंधेरे फैलने लगते अपने अपने घरों का रुख इख्तियार करते, और जैसे ही रात की काली चादर हर तरफ फैलना शुरू होती, अंधेरा होना शुरू होता, तो जिन्नात जो दिन की रोशनी में सो रहे होते वो उठना शुरू हो जाते, क्योंकि रात की तारीकी ही उनके लिए दिन का आगाज होता था। इसलिए तो कहा जाता है कि दिन इंसानों के लिए और रात जिन्नात के लिए बनाई गई है। उस शाम भी उस कबीले के जिन्नात आहिस्ता आहिस्ता नींद से बेदार हो रहे थे और उस बड़े से मैदान में इकट्ठे हो रहे थे। जैसे इंसान अपने दिन के काम काज करता है और उसके बाद रात को बैठकर हाल अहवाल करता है, ऐसा ही निज़ाम ऐसा उसी कबीले के बीच में था। वो जिन्नात भी दिन भर मसरूफ रहते और जब रात होती तो वो सुबह होने वाली होती, यानी कि रोशनी ख़त्म होने वाली होती और सूरज की रोशनी आने वाली होती, अंधेरा ख़त्म होने वाला होता, तो वो सोने की तरफ चले जाते थे। उस रात भी उस कबीले के तमाम जिन्नात आपस में गपशप करते रहे, काम काज में मसरूफ रहे कि वहीं पे जिन्नात का एक जिन भागता हुआ कबीले वालों के पास पहुंचा और जोर जोर से कबीले वालों को आवाज देना शुरू हो गया। उसको इस तरह भागता देखकर, हवास बागता देखकर और आवाजें देता हुआ देखकर सब उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और तभी उसने हाँफते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सकती है अपना सामान घर छोड़ो और भागो यहां से। दूसरे कबीले के लोग हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं और वो बहुत बड़े लश्कर के साथ आ रहे हैं। क्योंकि ये बात गांव वालों को पता थी कि कुछ दिन पहले ही इसी कबीले का एक नौजवान जिसका नाम था शमसून, वो बुजुर्गों की बात कम ही मानता था, बात बात पे गुस्सा कर जाता था, अक्कड़ मिजाज जिद्दी तबीयत का जिन था। बात बात पे उसकी लोगों से लड़ाई हो जाती थी, लेकिन उसकी एक खास बात यह भी थी कि वो अपने जिन्नात का ख्याल भी बहुत रखता था, उनकी मदद भी बहुत करता था। जहां उसके अंदर जिद्दी तबीयत, लड़ाकापन और बहुत सारी बुरी बातें थी, वहीं उसके अंदर अच्छी बातें भी थीं। लेकिन 2 दिन पहले ही वो दूसरे कबीले के पास से गुजर रहा था कि वहीं के कबीले के एक नौजवान जिसका नाम होनेफान, वो भी सेम शमसून की तरह था, उसकी उससे मुठभेड़ हो गई। वो भी कहीं सामने आ रहा था और किसी बात पे उनके बीच में तू तकरार हो गई। और जैसे ही वो तू तकरार बढ़ी तो कहां शमसून डरने वाला था, वो तो था ही लड़ाका तबीयत का, लेकिन उसके सामने जो होनेफान मौजूद था वो भी सेम ही शमसून की तबीयत का था। दोनों के दरमियान बहस इस अंदाज में बढ़ी कि गालम गलोच तक चली गई और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो गए। अब वो गांव से काफी फासले पर थे कि कोई उनको जिन्नात में से छुड़वा सकता, इसलिए काफी देर तक वो लड़ते रहे, यहां तक कि लड़ते लड़ते शमसून हावी आ गया। उसने हुनेफान को इस अंदाज में मारा, वो दोनों ही शदीद गुस्से में थे और दोनों ही लड़ाका थे, दोनों ही एक माहिर लड़ाका बाज थे, लेकिन शमसून उस वक्त इस तरह उस पर हावी हो गया कि उसने लड़ते लड़ते हुनेफान को मार डाला। वो गुस्से में पागल हो गया था क्योंकि हुनेफान ने उसको आंख में इस तरह मारा था कि उसकी आंख जख्मी हो गई थी और उसके बाद तो उसका गुस्सा आसमान पे पहुंच गया, उसने फिर नहीं देखा, वो
इस हद तक जुनूनी हो गया कि उसने हुनैफान को मार डाला। और जब वो हुनैफान को मार रहा था तो दूसरे कुछ जिन्नात ने देख लिया कि दूसरे कबीले का लड़का शमसून आया है और उसने हमारे कबीले के लड़के को मार डाला है। जब उसने देखा हुनैफान मर गया है तो वो डर गया और भागा, अपने कबीले में आ गया। लेकिन उसने अपने कबीले के लोगों को ये बात बताई नहीं। वो समझा था कि शायद दूसरे कबीले वालों को मेरे बारे में नहीं पता, वो नहीं जानते मैं कौन हूं, किस कबीले से आया हूं, इसलिए बात छुपी रह जाएगी। उसने भी बात को छुपाया, अपने कबीले वालों को नहीं बताया था। लेकिन अब जो शख्स भागता हुआ आया था उसने आकर बताया कि तुम्हें उसने नहीं बताया, उसने साथ वाले कबीले के हुनैफान को मार डाला था और पता करते करते उनको पता चल चुका है कि यह हमारे ही कबीले का लड़का है। अब वो उसका बदला लेने के लिए हमारे पूरे कबीले पे हमला करने आ रहे हैं और वो इतनी बड़ी तादाद में हैं, वो इतनी ज्यादा ताकतवर हैं कि अगर उनने हम पे हमला कर दिया तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, मारे जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि हम जितनी जल्दी हो सकते हैं अपने इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएं, वरना हम सब मारे जाएंगे। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं, वो बहुत बड़ी जिन्नात की तादाद है और उसमें उनके कबीले के कई सरदार भी मौजूद हैं। वो उस अपने नौजवान की मौत का बदला लेने आए हैं और जब मैंने उनके कद देखे हैं, उनकी ताकत को महसूस किया है, उस लश्कर को देखा है, उनकी तादाद को देखा है, तो मैं समझ गया तो हम तो तादाद में बहुत कम हैं। इस शमसून की वजह से हम मारे गए हैं, भागो। वो करीब पहुंच चुके हैं। उसी लम्हे तमाम जिन्नात ने उस कबीले को छोड़ने का फैसला किया और भागना शुरू हो गए। जिन्नात भी कई तरह की ताकत रखते हैं। कुछ परों वाले जिन्नात होते हैं जो उड़ते हैं, कुछ रेंगने वाले जिन्नात होते हैं जो जमीन पर चलते हैं। जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ जाती है वैसे वैसे ये ताकतवर होते जाते हैं। ये जो कबीला था और जिस कबीले में लड़ाई हुई थी, ये दोनों कबीले उड़ने वाले जिन्नात के नहीं थे, ये चलने फिरने वाले जिन्नात के कबीले थे। इसलिए वो जमीन पे चलते हुए इनसे मुकाबला करने के लिए आ रहे थे। ये पूरा का पूरा कबीला अपने उस मैदान को, अपने उस घर को छोड़कर भाग निकला। भागते 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 वो बहुत दूर चले गए, यहां तक कि अगला पूरा दिन भी वो भागते रहे। खौफजदा थे उस नौजवान ने जो उनको बताया था। जितनी बड़ी तादाद थी और जितना वो ताकतवर जिन्नात का कबीला उनसे लड़ने आ रहा था वो सबको मार डालते। और जिन्नात का यही होता है, जो ताकतवर कबीला होता है वो दूसरे कबीले को निस्तो नाबूद कर देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है। जवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें सबको मार देते हैं। अगर वो ना भागते तो वो पूरा कबीला इनको मार देता। दिन सारा भी भागते रहे, यहां तक कि अगली रात आ पहुंची। अब उन्होंने एक जगह पे जंगल में पड़ाव डाला। वो थक चुके थे कि तभी एक औरत की चीखने की आवाज आई। वो जिन्नात की एक औरत जिसको जिन्नी कहा जाता है, वो जिन्नी थी जो इधर उधर देख रही थी और अजीब सी उसके मुंह से चीखें निकल रही थी, हल्की हल्की। उसके शौहर ने उससे पूछा, किस्तीना, क्या हुआ है? क्यों इस तरह डर रही हो और क्या ढूंढ रही हो? तो किस्तीना बोली, हमारी बेटी नूर हुदा नजर नहीं आ रही। हमारी बेटी कहां रह गई? नूर हुदा कहां है? वो जिन भी अपनी बीवी की बात को सुन के ढूंढना शुरू हो गया। ढूंढते ढूंढते पता चला नूर हुदा का कोई पता ही नहीं है। तो उसने पूछा, जब वहां से भागने लगे थे क्या तुमने उसे अपने साथ उठाया था? वो ऐसी हवास बाख्ता थी कि सही तरीके जवाब ना दे सकी। कभी वो उसको लगता हाँ नूर हुदा उस वक्त मेरे साथ थी, और कभी कहती मुझे सही तरीके याद नहीं है। अब वो वापस उस जगह पर नहीं जा सकते थे, लेकिन उनकी बेटी नूर हुदा कहीं नहीं थी। यह बात फैलती फैलती सारे जिन्नात में फैल गई कि नूर हुदा मिसिंग है। तो कुछ उनमें से जो ताकतवर जिन्नात थे उन्होंने कहा, रुको, हम लोग जाकर पीछे देख आते हैं जहां तक देख सकते हैं, क्योंकि अब उस जगह पे तो जा नहीं सकते, वहां पे तो बसेरा हो गया होगा उनका। वो लोग हमारा वहां इंतजार करेंगे, शायद रास्ते में कहीं मिल जाए, हम ढूंढ कर आते हैं।
उनमें से कुछ जिन्नात नूर हुदा को ढूंढने के लिए रवाना हो गए। मां बेचैन थी, दुआएं कर रही थी कि उसकी बेटी नूर हुदा मिल जाए, लेकिन वो जिन्नात खाली हाथ वापस लौट आए और उन्हें कहा, जहां तक हम देख सकते थे हमने हर जगह पे देख लिया, नूर हुदा कहीं पे नहीं थी। हमने दूर से अपने उस आबाई घर को भी देखा जहां पे हमारा बसेरा था, उसके करीब भी हम गए, लेकिन वहां पे वो लोग मौजूद थे जैसे हमारा इंतजार कर रहे हों, मुंतजिर हों कि हम लोग कहीं छुप गए हैं और वापस आएंगे, इसलिए हम करीब नहीं जा सके, वरना हम वहां अंदर जाकर भी ढूंढते। अब उनके अंदर एक बेचैनी फैल गई थी। उस अफरा तफरी में जिन्नात की बच्ची गुम हो गई थी। उधर गांव के लोग जब भी रात सोने से पहले उनकी एक निशिस्त होती थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों मुमालिक में आज भी कई गांव ऐसे हैं, अब तो इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट के आने से पहले कई गांव मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, बुजुर्ग इकट्ठे होते थे और गपशप होती थी, हाल अहवाल होते थे। उस गांव में भी लोग सब शाम होते ही जमा हो जाते, हुक्का पिया जाता, गपशप होती, और उसके बाद जब एक मखसूस टाइम शुरू होता तो सोने के लिए वो सब रवाना हो जाते। वहीं पे बैठ के अक्सर वो किस्से सुनाया करते थे। उसी गांव में एक मुश्ताक चाचा थे, उन्होंने एक दफा बैठकर किस्सा सुनाया था कि एक दफा वो दूसरे गांव से अपने गांव की तरफ वापस आ रहे थे। गांव वालों ने काफी मना किया कि आपको गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, तो आप यहीं रुक जाइए, कल चले जाइएगा। उन्होंने कहा, मैं घर कहकर आया हूं, मैं वापस आ जाऊंगा, मैं ना पहुंचा तो मेरी फैमिली परेशान हो जाएगी, मुझे ढूंढते रहेंगे। इसलिए मैं रवाना हो गया, और जब मैं गांव के करीब पहुंचा तो मैंने फैसला किया कि मैं शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करूं, जल्दी गांव पहुंच जाऊंगा, दूसरा रास्ता तो काफी लंबा था। मैं जैसे ही चलते चलते उस कब्रिस्तान के सामने पहुंचा हूं तो मैंने क्या देखा है, कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में एक रोशनी सी फैली हुई है। एक ऐसी रोशनी जो धुएं की तरह थी, जैसे सफेद धुआं होता है, सफेद धुएं की तरह रोशनी है, और पूरा कब्रिस्तान ऐसे चमक रहा है कि मैं उस रोशनी को देखकर हैरान रह गया। गांव के लोग वहीं पे नीचे बैठे हुए चाचा मुश्ताक की बात को बहुत गौर से सुन रहे थे कि जब मैंने उस धुएं को देखा, उस रोशनी को देखा कि ये कैसी खूबसूरत रोशनी है, चमकदार रोशनी है, मैं हैरान रह गया। मैं रुक सा गया और खड़े होके उस रोशनी को देखता रहा। कुछ लम्हे उस रोशनी को देखने के बाद मेरे कदम खुद ब खुद कब्रिस्तान के अंदर जाना शुरू हो गए। अमूमन रात के पहर कोई भी कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाता। मैं घर से पहले ही लेट हो चुका था, मुझे जल्दी पहुंचना था, इसलिए तो शॉर्टकट रास्ते से आया था, लेकिन वो रोशनी में कुछ ऐसी चमक थी कि मुझे नहीं पता मैं क्यों कब्रिस्तान की तरफ जा रहा हूं। मैं सीधा कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। मैं जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ हूं तो मुझे लगा कि वो रोशनी, मैं जूं जूं उस रोशनी के करीब जा रहा हूं, वो रोशनी मुझसे दूर होती जा रही है। बजाय कि मैं रुक जाता, कुछ कदम चल चुका था, एहसास हुआ कि रोशनी दूर जा रही है, मुझे रुकना चाहिए था, वापस मुड़ना चाहिए था। मैं और उस रोशनी के करीब जा रहा था, यहां तक कि उस रोशनी के करीब जाने के चक्कर में मैं इतना आगे चला गया कि कब्रिस्तान के उस सबसे घने हिस्से की तरफ चला गया जहां सबसे ज्यादा दरख्त ही दरख्त थे। जब मैं उस हिस्से में पहुंचा हूं तो मेरे कानों में एक आवाज आई, जैसे कोई वहां पे खेलता है, दौड़ता है, शरारतें करता है, ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी। मैं हैरान हो गया, कब्रिस्तान में ये आवाजें कहां से आ रही हैं कि उसी लम्हे मेरी निगाह बिल्कुल सामने दरख्तों के दरमियान में पड़ी तो मैं चौंक सा गया। मैंने देखा कोई 7-8 बच्चे एक जगह कब्र के इर्द गिर्द इस अंदाज में बैठे हैं जैसे वो दौड़ने के लिए तैयार हैं, कोई खेल खेल रहे हैं। और साथ ही मेरी निगाह गई तो उन बच्चों से थोड़े ही फासले पे कुछ और बच्चे भी मौजूद थे, लड़के और लड़कियां।
रात के इस पहर बच्चे और बच्चियां यहां पे खेल रहे हैं। मुझे इस बात पे यकीन ना आया, क्या ये मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं? और वो जो रोशनी थी जिसके पीछे मैं इस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था, अब बिल्कुल उन बच्चों के ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी मैंने उस रोशनी के ऊपर देखा जैसे जुगनू चमकते हैं। अब तो जुगनू खत्म ही हो गए हैं, वरना रात को जुगनू चमकता था तो हम जुगनू के पीछे भागते थे और उसको पकड़ते थे। तो कहता है जुगनुओं की तरह बड़े बड़े जुगनू, छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े जुगनू उसी सफेद सी रोशनी के अंदर मौजूद थे और उड़ते फिर रहे थे। और वो बच्चे कभी उन जुगनू को देखते और कभी अपने खेलने में मसरूफ हो जाते। मैं एक दरख्त की ओर में छुपा ये मंजर देख रहा था कि वो बच्चे जो नीचे कुछ बैठे हुए थे उठे और जैसे एक दूसरे को पकड़ने की कोई गेम खेलते हैं कि कोई छुपेगा और कोई ढूंढेगा, इस तरह उठ के छुपना शुरू हो गए। कि मैंने देखा एक बच्ची भागती हुई उसी तरफ आ रही है जिस तरफ मैं छुपा हुआ हूं। वो भागती भागती मेरे थोड़े से ही फासले पे जो एक दरख्त था, उस दरख्त के साथ आके वो लड़की छुप गई। मैं दरख्त के पीछे दबक गया, कहीं मुझे ये देख ना ले, क्योंकि मुझे इतना तो समझ आ रही थी पास में तो कोई गांव नहीं है, तो ये बच्चे किसके बच्चे हैं। कि उसी लम्हे वो बच्ची जो वहीं पे छुपी हुई थी, उसने दरख्त की ओर से झांक के उस तरफ देखा कि कोई उस लड़की की तरफ आ तो नहीं रहा। कि उसी वक्त मैंने एक बहुत ही लंबे चौड़े एक ऐसे इंसान नुमा चीज को देखा जिसका वजूद इंसान के कद से बहुत लंबा था। उसका कद तकरीबन कोई 10 फुट के करीब होगा। उसका पूरा वजूद बहुत भारी भरकम था, वो काला स्याह था, वो इंसान नहीं था। उसको देखते ही मैं समझ गया ये तो कोई और मखलूक है। जिस तरह वो चलता हुआ आया था तो उसके कदमों की आवाज की एक धमक थी, धज धज धज। वो इस तरह चलता हुआ आया था कि मैं चौंक गया, ये इंसान नहीं है। कि तभी उसने उन बच्चों को कोई आवाज दी और मेरी आंखों ने जो मंजर देखा कि वो बच्चे उसकी आवाज देने पे उसी लम्हे वहां से गायब हो गए। यहां तक कि वो बच्ची जो मुझसे थोड़े फासले पे एक दरख्त के साथ छुपी हुई थी, मेरी आंखों के सामने ही वो बच्ची भी गायब हो गई। पहले मैंने उन दूर खड़े बच्चों को जो भाग रहे थे, खेल रहे थे, दौड़ रहे थे, उस शख्स के आने पे एक आवाज को सुना और उस आवाज के बाद उन बच्चों को गायब होते देखा। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आया कि ये बच्चे एकदम से कहां चले गए हैं। ये तो ऐसे लगता है जैसे गायब हो गए हों। और उसी लम्हे मैंने देखा वो बच्ची तो मौजूद है, बाकी सारे बच्चे गायब हो चुके हैं। और जैसे ही मेरी निगाह उस बच्ची की तरफ पड़ी तो मेरी आंखों ने देखा वो बच्ची अपनी जगह से उठ के खड़ी हुई थी, जो छुप के बैठी हुई थी। और जैसे ही उठ के खड़ी हुई उसी लम्हे वो बच्ची गायब हो गई। और जैसे ही गायब होगी मैं समझ गया ये तो जिन्नात के बच्चे थे, ये इंसानों के बच्चे नहीं थे। इंसान के बच्चे गायब कहां हो सकते हैं। मैं तेजी से वहां से जैसे ही बच्चों को गायब होता देखा, वहां मैं भागा और दौड़ता हुआ, हाँपता कांपता जैसे कैसे गांव पहुंच गया। मैं इतना खौफजदा था कि मैंने गांव वालों को तो नहीं बताया, लेकिन मैं इतना डर गया था कि आज के बाद मेरी तौबा। बुजुर्ग सही कहते थे, इस कब्रिस्तान के रास्ते से नहीं आना चाहिए। मैं इस रास्ते से कभी भी नहीं गुजरूंगा। मुझे चाहिए था शायद मैं गांव वालों को बता देता, लेकिन मैंने गांव वालों को यह बात नहीं बताई। लेकिन मैंने जिन्नात के बच्चों को वहां पे देखा था। पता नहीं आप लोग गांव के लोग यकीन करो या ना करो, सच है, मैंने जिन्नात के बच्चों को देखा था। वो लड़की, और उसने उस लड़की का हुलिया बताना शुरू कर दिया। जैसे ही उस लड़की का हुलिया बताया गया तो वहीं पे बाबा जमाल जो बैठे थे वो एकदम से चौंक पड़े और मुश्ताक की तरफ देखकर बोले, वो भी बाबा जमाल सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे और मुश्ताक चाचा उनसे उम्र में कम थे। उसके बाद बाबा जमाल ने उस बच्ची का बाकी हुलिया बताना शुरू कर दिया कि उसका इतना कद था, ऐसे उसके बाल थे, वो इस तरह की खूबसूरत थी, इस तरह का उसका। तो बाबा मुश्ताक, चाचा मुश्ताक उस लड़की का हुलिया सुन के हैरान रह गए। हाँ,
आप कैसे जानते हैं? बिल्कुल यही लड़की थी, और मैंने उसको दरख्त के पास देखा था जो आप हुलिया बता रहे हो। बाबा जमाल बोले, तुम सही कह रहे हो, मैं उस लड़की से मिल चुका हूं। कैसे? अब बाकी लोग भी पूछना शुरू हो गए बाबा जमाल से, बाबा जमाल बताइए कैसे मिल चुके हैं? आज तो बड़े बड़े राज खुल रहे हैं। बाबा जमाल ने पूछा, तुमने कितना अरसा पहले उन बच्चों को देखा था? उसने कहा, मुझे तो बच्चों को देखे हुए बहुत अरसा हो गया है, ये शायद 2-3 साल हो गए हों। बाबा जमाल ने कहा, लेकिन मैंने कुछ अरसा पहले उस बच्ची को देखा है। मैं दूसरे गांव गया हुआ था, और ऐसे ही जैसे तुम वापस आने लगे थे, मैं भी पैदल अपने गांव की तरफ आ रहा था। बूढ़ा बंदा हूं, पैदल चलता हुआ आ रहा था, तो सोचा बेशक रात हो गई है, घर पहुंचना है, शॉर्टकट रास्ते से जाऊंगा। दूसरे गांव से जब मैं चलने लगा तो उन्होंने बहुत मुझे मना किया कि आप रुक जाएं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मुझे खांसी हो रही थी, बुखार सा महसूस हो रहा था, जिस्म गर्म सा महसूस हो रहा था, लेकिन मैं चाहता था घर पहुंच जाऊं। यहां बीमार हो गया तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। यकीनन सी बात है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब तक बुखार ठीक नहीं होता मुझे यहां रहना पड़ेगा। पीछे बहुत ज्यादा काम करने हैं, घर वाले भी परेशान होंगे। जैसे कैसे पहुंच जाऊंगा, देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। मैं वहां से रवाना हो गया। जब दूसरे गांव से चलते हुए मैं आधा फासला तय कर चुका तो एक बात का एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है इस बुखार की हालत में पैदल चलने की। अब ना मैं पीछे वापस जा सकता था और ना रुक सकता था, बुखार भी तेज हो चुका था। ऊपर से उस तेज बुखार के साथ साथ मुझे शदीद प्यास लगना शुरू हो गई थी। मेरी हालत खराब हो रही थी। ये सफर भी जो मैंने तय किया था बुखार की वजह से, जो मुझे सफर 3 घंटे में तय करना था, वो मैंने 5 घंटे में तय किया था। मैं जब चलते चलते अपने गांव के उस हिस्से में पहुंचा जहां मेरे सामने 2 रास्ते थे, एक बड़ा लंबा रास्ता और एक शॉर्टकट रास्ता, तो मैंने फैसला किया बड़ा रास्ता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे शॉर्टकट रास्ते से जाना चाहिए। मैंने भी बुजुर्गों से यही सुन रखा था कि उस रास्ते पे नहीं जाना, लेकिन उस वक्त तो मेरी हालत ऐसी थी, बस मैं जैसे कैसे घर पहुंच जाऊं, मुझे लगता था कि मैं गिरा तो बेहोश हो जाऊंगा। मैं चलता हुआ जब उस कब्रिस्तान के सामने पहुंचा तो प्यास से मेरी ऐसी बुरी हालत हो चुकी थी कि अगर मुझे पानी ना मिलता तो मेरा गला खुश्क हो चुका था। लेकिन बुखार भी इतना मेरे ऊपर तेज सवार हो चुका था कि मुझे कुछ समझ ना आया कि चलते चलते मैं उस कब्रिस्तान के बिल्कुल जैसे ही सामने पहुंचा तो एक जगह पे ऐसा लड़खड़ाया, ऐसा चक्कर सा आया कि नीचे जमीन पर जा गिरा। जमीन पे गिरते ही मैं शायद बेहोश हो गया। लेकिन जैसे ही मेरी आंखें खुली, मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे माथे के ऊपर एक, जिस तरह तेज बुखार में माथे पे पट्टियां की जाती हैं, कपड़े को भगो भगो के पानी में आपके माथे पे रखा जाता है, ऐसे ही मेरे माथे पे कपड़े को भगो के रखा गया है। और हैरत की बात यह थी, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं क्या देखता हूं, मैं कब्रिस्तान के बिल्कुल कोने पे अंदर वाली साइड पे मौजूद हूं। यानी बाहर से मुझे कोई नहीं देख सकता। मैं गिरा तो कब्रिस्तान की बाहर वाली साइड पे था, लेकिन अब मैं कब्रिस्तान की अंदर वाली साइड पे मौजूद था कब्रों के साथ। और मैंने देखा एक लड़की मेरे माथे पे बैठी ठंडी पट्टियां कर रही है, और हर थोड़ी देर के बाद वो मेरे मुंह में थोड़ा सा पानी डालती है। जैसे ही मैं आंखें खोली और मुझे याद आया कि मैं आखिरी लम्हे तो कब्रिस्तान के सामने गिरा था, और इस वक्त मैंने देखा मेरे इर्द गिर्द कब्रें हैं और मैं कब्रिस्तान के अंदर हूं, तो मैं एकदम से चौंक गया। मैंने उठने की कोशिश की तो उस लड़की ने मुझे हाथ से ऐसे इशारा किया कि अभी रुक जाएं, और उसने फिर से मुझे पानी पिलाया। मेरी प्यास बुझ चुकी थी, ऐसे जैसे मुझे पानी पिला दिया गया हो, और मेरे बुखार में काफी फर्क आ चुका था। थोड़ी देर के बाद उसने मेरे माथे से उस कपड़े को हटा लिया और मैं फिर उठकर बैठ गया, और मैंने गौर से उस लड़की की तरफ देखा। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसकी उम्र तकरीबन कोई 13-14 साल होगी। उसके बाल बहुत खूबसूरत थे।
उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, बिल्कुल ऐसी मासूम और खूबसूरत लड़की जैसे कोई गुड़िया होती है। बहुत खूबसूरत, बहुत मासूम, बहुत ही प्यारी सी, पतले पतले से उसके होंठ। मैं उस चेहरे को कभी नहीं भूल सकता। और हां, जब वो मेरी तरफ देखती थी तो आंखें नहीं झपकती थी। मैं बीमारी की हालत में नीचे लेटा उसको देखता रहा तो मैंने उसकी आंखों को बहुत कम झपकते हुए देखा कि वो अपनी पलकें झपका रही हो। और जब मैं ठीक हुआ, उठकर बैठ गया, तो उसने मुझे कहा, अब आप ठीक हैं, आप अपने घर जा सकते हैं। मैंने उससे कहा, बेटी, कौन हो तुम और रात के पहर यहां क्या कर रही हो? मैंने जैसे ही यह जुमला कहा, वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पे ऐसी उदासी छा गई जैसे वो अभी रो पड़ेगी। और मेरे इस सवाल करने पे उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और दूसरी तरफ मुंह करके बोली, अब आप जा सकते हैं, और चलती हुई दरख्त के पीछे चली गई। मैं वहां पे कुछ देर बैठा रहा और परेशान रहा। ये लड़की, खूबसूरत सी लड़की, मासूम सी लड़की, कौन थी? मेरा सवाल का जवाब भी नहीं दिया और उधर चली गई है। मुझे इसको ढूंढना चाहिए, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अब काफी बेहतर महसूस कर रहा था। पता नहीं उसने क्या किया था मेरे साथ, काफी हालत मेरी बेहतर हो गई थी। मैं चलता हुआ उसी दरख्त के पीछे गया जिसके पीछे वो चली गई थी। यकीनन वो दरख्त के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। मैं भी उसी दरख्त के पीछे गया तो क्या देखता हूं, वहां पे वो लड़की नहीं है। मैं आगे चल के भी गया उसको ढूंढने के लिए, इधर उधर देखता रहा। बेटी, तुम कहां हो, कहां हो? आवाजें दी, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। और मैं परेशान हो गया कि लड़की कहां चली गई है, क्या है? फिर एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इस कब्रिस्तान के मुतल्लिक तो कई बातें मशहूर हैं कि यहां पे तो जिन्नात का बसेरा भी होता है। कहीं ये बच्ची जिन्नात में से तो नहीं थी? जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया तो फौरी तौर पे वहां से मैंने जाने का फैसला किया और वहां से चलता हुआ मैं घर पहुंच गया। लेकिन कभी भी इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया। मुश्ताक, आज तुमने उस वाकये को छेड़ा कि 3-4 साल पहले तुमने उस वाकये को देखा था, तो आज फिर मैंने भी इस वाकये का बता दिया। गांव के लोग अब भी रोज बैठते थे, कई तरह की बातें होती थी। और वहीं गांव का एक नौजवान जिसका नाम था कासिम, खूबरू नौजवान, बहादुर नौजवान, सब गांव वालों के काम भाग भाग कर करता था। उस गांव में कोई पढ़ने लिखने का खास इंतजाम नहीं था, लेकिन फिर भी उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। 15-16 साल उसकी उम्र हो चुकी थी और अभी से ही वो अपने बाप का हाथ बटाता, जमीनों पे जाके अपने बाप के साथ काम करता। गांव के किसी बंदे को भी उसकी जरूरत पड़ती तो वो खुशी खुशी भाग के जाता और उनकी मदद करता। और गांव के लोग भी उसे बेइंतहा दुआएं देते। कासिम जहां दिलेर भी था, बहादुर भी था, खूबसूरत भी था, फरमाबरदार भी था, वहीं उसको चांदनी रात से इश्क था। जब भी चांद जोबन पर होता, चांद की 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं रात, 16वीं रात होती, चांद जोबन पर होता है, तो वो रात को चुपके से अपने बिस्तर से उठ जाता। जहां घर के फर्द सारे सो रहे होते, वो चुपके से बिस्तर से उठता और घर का दरवाजा खोलता और फिर से दरवाजा बंद कर देता, घर वालों को पता ना चले। और चलता हुआ उस चांदनी रात के जनून में वीराने में आकर बैठ जाता और मुसलसल चांद को देखता रहता। चांद को देखना उसे बहुत अच्छा लगता था, उसका जनून था। ऐसी ही एक रात आज चांद जोबन पर था। वो घर से निकला, लेकिन चांद के इश्क में, चांद के जुनून में चलता 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 काफी दूर निकल गया। उस मैदान के करीब पहुंच गया जहां पे कभी उस जिन्नात का कबीला रहता था, जो अब वीरान हो चुका था। वो जैसे ही उस मैदान में गया जहां पे जमीनें थीं, सब जरखेज जमीनें थीं, जहां पे खेती बाड़ी की गई थी, वहां पे भी चांद की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन वो इतना उसको मजा नहीं दे रही थी। जहां पे वो खाली मैदान था, जहां पे कोई जमीनें या जरखेज जमीनें नहीं थी, एक बंजर सी जमीन थी, वहां पे चांद की नीली रोशनी तो ऐसा हुस्न पेश कर रही थी। वो मस्त होकर उसी जगह पर बैठ गया।
अभी वो अपनी गर्दन को उठाए ऊपर चांद को मुसलसल देख रहा था कि उसे एकदम से महसूस हुआ जैसे पीछे से कोई चलता हुआ उसके करीब आया हो। जैसे ही पांव के चलने की उसे आवाज सुनाई दी, उसने मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वो फिर से चांद को देखने में महव हो गया कि तभी उसे महसूस हुआ एक खुशबू का झोंका आया है, गुलाब के फूलों की खुशबू का झोंका। और जैसे ही उसकी नाक में खुशबू का झोंका आया तो इर्द गिर्द हवा भी नहीं थी, फूल भी नहीं थी। फूलों की खुशबू कहां से आई? अभी वो इर्द गिर्द निगाहें दौड़ा रहा था कि उसे एकदम से महसूस हुआ एक काला स्याह साया तेजी से उसके सामने से दौड़ता हुआ आया। इतनी तेजी से दौड़ता हुआ आया जैसे कोई रोशनी की स्पीड से तेज दौड़ता हुआ आता है, जैसे कोई तेज जहाज स्पीड के साथ गुजरता है। इसी तेजी के साथ में से एक काला सा साया था, क्या था, तेजी से उसके सामने आया और उसके वजूद के साथ आकर टकरा गया। बकायदा उसके वजूद से जब वो काला साया टकराया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई एक जिस्म उसके वजूद से टकराया हो। वो एकदम से छलांग मारकर अपनी जगह से खड़ा हो गया, लेकिन वो वजूद इतना गर्म वजूद था जो उससे टकराया था और बाकायदा उसकी तपिश उसको महसूस हुई थी। वो एकदम से डर भी गया और उठकर खड़ा हो गया कि ये क्या था। मैंने किसी चीज़ को क्लियर भागते हुए तेज़ी से अपनी तरफ आते हुए देखा है, लेकिन वो एक काली स्याह चीज़ थी, उसके ज़्यादा मैं नहीं जानता वो क्या था। और वो आके टकराया है मुझसे और वो इधर उधर देखना शुरू हो गया। वो काली चीज़ कहीं पर भी नहीं थी। क्या वो काली चीज़ मेरे अंदर चली गई है? ये सोचते ही वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आज तो वो घर से भी बहुत दूर आ गया था। दौड़ते 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 वो अपने घर के दरवाजे तक तो पहुंचा, लेकिन उसी लम्हे उसे फिर से महसूस हुआ वो गरम गरम वजूद, वो तपिश वाला वजूद फिर से उसे टकराया हो। और जैसे दोबारा घर के करीब पहुंच के वो वजूद उससे टकराया तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो घर के दरवाजे पे ही गिरकर बेहोश हो गया। कासिम बेहोश हो चुका था। वालिदैन ने अंदर आवाज सुन ली थी। देखा कासिम की चारपाई खाली है और बाहर चीखने की आवाज आई है। वो भागकर बाहर आए तो क्या देखते हैं, कासिम बाहर बेहोश पड़ा हुआ है। वो कासिम को उठाकर घर ले गए, उसे होश में लाने की कोशिश करते रहे, यहां तक कि वो थोड़ी देर के बाद होश में आ गया। वालिदैन ने पूछा क्या हुआ है। वो डरा हुआ था, कुछ बता नहीं पा रहा था कि तभी उसने वालिदैन को बताया कुछ ऐसा महसूस हुआ है जैसे मुझसे कुछ कोई टकराया हो। तो वालिद ने पूछा लेकिन तुम रात के टाइम बाहर क्या करने गए थे? अब उसे परेशानी थी, वालिदैन को बताना पड़ेगा। तब उसने बताया कि मैं चांद को देखने गया था। जब भी चांद अपने जोबन पे होता है, चांदनी रातें होती हैं, तो मुझे चांद को देखना अच्छा लगता है। मैं बाहर जाकर बैठ जाता हूं और चांद को देखता रहता हूं। वालिदैन ने उस पर गुस्सा किया कि नहीं, ये बहुत गलत है। आज के बाद कभी भी तुमने बाहर नहीं जाना। अभी तुम बच्चे हो, इतने बड़े नहीं हो। तुमने सुना नहीं बुजुर्ग क्या कहते हैं, रातों को इस तरह नहीं जाना चाहिए। उन्होंने उसे काफी समझाया। उसने वादा कर लिया कि वो आज के बाद बाहर नहीं जाएगा। सुबह वो उठा, उसकी तबीयत बेहतर हो चुकी थी। अब उसने वादा कर लिया था, उसका दिल चाहता था कि वो बाहर जाए, लेकिन अब कभी भी उसका दिल करता तो वो अपने घर के सहन के अंदर से ही चांद को देखता था, बाहर नहीं जाता था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ उसे एक बात अजीब सी महसूस होती थी। जब वो कमरे में सो रहा होता था तो रात के किसी भी पहर उसकी आंख खुल जाती थी, और जैसे ही उसकी आंख खुलती थी तो उसको महसूस होता था उसका कमरा गुलाब के फूलों से, खुशबू से भर गया हो, जैसे पूरे कमरे में गुलाब के फूल ही फूल हों और उसकी खुशबू फैली हुई हो। उसने सूंघा, वाकई ये तो गुलाब की खुशबू है। पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से भरा हुआ था। ये पहली दफा हुआ था। थोड़ी देर के बाद फिर से वो सो गया। कुछ दिनों के बाद फिर से उसकी रात को आंख खुली तो उसने क्या देखा कि उसकी आंख खुली है, उसका हाथ उसके सीने पे रखा हुआ है और उसकी मुट्ठी बंद है।
मैं क्यों जाग गया हूं? और जैसे ही वो जागा, एहसास हुआ उसकी मुट्ठी बंद है और उसकी मुट्ठी में कुछ मौजूद है। उसने जैसे ही मुट्ठी को खोला तो उस मुट्ठी के अंदर गुलाब का फूल था। ताज़ा गुलाब का फूल जैसे किसी ने तोड़ के उसको मुट्ठी में थमा दिया हो और उसने मुट्ठी में बंद किया हुआ था। उसने फूल को सूंघा तो उसकी खुशबू बेइंतहा थी और उसी वक्त कमरा फिर से खुशबू से भर गया। शायद वो इसी गुलाब की खुशबू थी। फिर एक रात वो अपने बिस्तर पर सोया। उसने अपना तकिया उठा के साफ किया, झाड़ा, तकिए पे सर रखा और सो गया। जब सुबह उठा तो उसके तकिए के पास गुलाब के फूल और सफेद मोतियों के फूल रखे हुए थे। वो उठा, उसने फूलों की खुशबू को सूंघा, सफेद मोतियों के फूलों की खुशबू को, गुलाब के फूलों की खुशबू को। उसका दिल खुश हो गया। लेकिन उसने घर वालों से इस बात का जिक्र नहीं किया। उसके दिमाग में भी यह बात नहीं आई कि मैं घर वालों से पूछूं, मेरे तकिए के पास फूल कौन रख जाता है? कभी कभी वो थक सा जाता, उसके सर में दर्द होता, तो एक रात उसके सर में दर्द हो रहा था। उसने मां से इस बात का जिक्र किया कि मेरे सर में शदीद दर्द है। वो जड़ी बूटियां जो कुछ भी गांव के लोग बना के देते थे, मानो उसको वो जड़ी बूटियों का कहवा टाइप बना कर दिया। उसने कहवा पिया और सो गया। ये शायद रात के 10 या 11 बजे का टाइम होगा, घड़ियां तो होती नहीं थी, कि उसने देखा सारे घर वाले सो रहे हैं, लेकिन उसकी आंख खुल गई है क्योंकि उस कहवे से उसको नींद तो आ गई थी, लेकिन अभी तक उसके सर का दर्द खत्म नहीं हुआ था। अभी भी उसको सर में दर्द हो रहा था। अब मैं क्या करूं? मां को जगाऊं या क्या करूं? अभी वो सोच ही रहा था कि उसी लम्हे एक माथे पे ऐसे हाथ का एहसास हुआ कि किसी ने उसके माथे पे जैसे हाथ रखा हो, और जैसे ही उसके माथे पे हाथ रखा गया उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। और आंखें क्या बंद हुई, थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली तो उसके सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसकी आंख खुल गई। रात के उस टाइम 11 बजे के करीब उसने देखा उसकी तकिए के पास कई फूल रखे हुए हैं, गुलाब के फूल, और उसका सर का दर्द भी ठीक हो चुका है। उसने गुलाब के फूलों को उठाया। आज इतना ज्यादा गुलाब के फूल देखकर वो हैरान रह गया और उसके दिमाग में आया कि मैं सुबह उठ के मां से, बाप से, घर वालों से पूछूंगा किसने इतने फूल रखे हैं। उसने फूलों को सूंघा, तकिए के पास रखा और सो गया। सुबह जब उठा तो कोई भी फूल तकिए के पास मौजूद नहीं था। वो यही समझा शायद कोई ख्वाब था। अब वो जवान हो चुका था, उस उम्र को पहुंच चुका था जिस उम्र में मां बाप को बच्चे की शादी की फिक्र होती है। लेकिन अभी भी उसको अक्सर ऐसा महसूस होता कि गुलाब के फूल उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। रातों को उसको गुलाब के फूल और सफेद मोतियों के फूल मिलते। अब भी कभी कभी उसको महसूस होता कि कोई वजूद जो इंतहाई नर्म और मुलायम वजूद है वो उससे आके टकराया है। लेकिन ये सब नींद की हालत में उसे महसूस होता, वजूद का टकराना, कि एक नर्म और मुलायम वजूद उसके साथ आकर टकराया हो। एक ख्वाब सा वो देखता। उन्हीं दिनों उसकी खाला जो दूसरे गांव में रहती थी, उसकी वालदा ने उसे रवाना किया कि बेटा जाओ, खाला के लिए ये सामान वगैरह है ये दे आओ और उनकी खैरियत वगैरह भी मालूम कराओ। सुबह ही सुबह वो सामान लेकर रवाना हुआ और खाला के घर पहुंचते पहुंचते दिन हो गया। उसी वक्त खाला के घर एक लड़की आई हुई थी। खाला के घर कभी कभी जाना होता था, दूसरा गांव था। जैसे ही उसने लड़की को देखा तो वो देखता ही रह गया। वो इतनी हसीनो जमील लड़की थी, इतनी खूबसूरत लड़की थी कि वो उस पर देखते ही फिदा हो गया। जब वो लड़की चली गई तो उसने बातों बातों में खाला से पूछा, खाला ये लड़की कौन थी? उसने कहा ये गजाला है, यहीं गांव में ही रहती है, बहुत अच्छी लड़की है, अक्सर मेरे पास आती रहती है। बाप है नहीं, माँ और बेटी हैं, कुछ जानवर पाल रखे हैं, भेड़ बकरियां हैं, एक दो गायें हैं, कुछ ज़मीन का हिस्सा है। माँ कपड़े सीती है,
लोगों के काम करती है, बच्ची सामान वगैरह दे आती है, माँ का हाथ बंटवाती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही फर्माबरदारी है, बस बाप नहीं है बेचारी का। उसने कहा, खाला मैंने उसको जैसे ही देखा है, यकीन माने वो मेरे दिल पे छा गई है। और अम्मा अब्बा अक्सर मुझसे पूछते हैं तेरी शादी के बारे में कि कब करनी है तेरी शादी, और मैं इनकार कर देता हूँ। खाला क्या नाम है इस लड़की का? गज़ाला। इसका नाम गज़ाला है? तो वो बोला, गज़ाला बहुत प्यारा नाम है उसकी शक्ल की तरह। खाला क्या मेरी गज़ाला से शादी हो सकती है? क्या मैं गज़ाला से शादी कर सकता हूँ? खाला ने जैसे ही सुना मुस्कुरा पड़ी और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकता, इतनी खूबसूरत बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची, इतनी फर्माबरदार बच्ची, वो सारे गुण उसमें मौजूद होते हैं जो किसी भी अच्छी लड़की में गुण होने चाहिए, तो बिल्कुल शादी कर सकता है। इसकी मां मान जाएगी ना खाला? हाँ हाँ क्यों नहीं मान जाएगी, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, तू भी तो शहजादा है और खुदा ने तुम लोगों को तो सब कुछ दे रखा है, जा तेरी शादी हो जाएगी। वो खुशी खुशी घर पहुंचा और आते ही मां को बता दिया, अम्मा मैं खाला के घर गया था और वहां मैंने गज़ाला को देखा और मुझे इतनी पसंद आई है, मैंने खाला से भी पूछा है, खाला ने कहा है हाँ उससे शादी हो सकती है। क्या मां आप लोग मेरा रिश्ता लेकर जा सकते हैं? मां खुश हो गई, हाँ बेटा अगर तुझे पसंद है, तू तो इनकार करता आ रहा था कि अभी शादी नहीं करनी, अभी नहीं करनी, और अगर तुझे लड़की पसंद आ गई है तो हमें किस बात का एतराज़। उसने फौरी तौर पे उसके बाप को बताया। बाप भी खुश हुआ कि ठीक है कासिम को पसंद है तो शादी कर देते हैं। बात हर तरफ फैल गई कि कासिम ने लड़की पसंद की है और यूं ये लोग गए, गज़ाला की और कासिम की मंगनी कर दी गई। कासिम बहुत खुश था, उसने गज़ाला को देखा था और देखते ही एक ही निगाह पे उस पे आशिक हो गया था और वो अपनी किस्मत पे इतना खुश था कि जिस पे आशिक हुआ, जिसको पसंद किया, उसी से ही उसकी शादी होने जा रही थी। वो बहुत खुश था कि एक रात अपने बिस्तर पर सोया, वो नोट कर रहा था कि कुछ दिनों से वो गुलाब के फूलों की खुशबू उसके करीब नहीं आ रही। वो अक्सर जो उसको फूल मिलते थे वो भी उसके तकिए के करीब अब नहीं होते कि वो अपने बिस्तर पे सोया और नींद में चला गया। तभी उसने एक ख्वाब देखा। एक हसीनो जमील नौजवान सी लड़की उसकी चारपाई के करीब आकर खड़ी हो गई। वो ख्वाब में देख रहा है कि वो अपने बिस्तर पर सोया हुआ है और उसके कमरे का दरवाजा बंद है कि उसने देखा उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद अंदर से खुल रहा है। कुंडी जैसे कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से ही कुंडी खुद ब खुद खुल गई है और दरवाजा खुल गया है। तभी उसने देखा दरवाजा खुलते ही गुलाब के फूलों की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। एक लड़की जिसके बाल इस तरह लहरा रहे थे जैसे हवा में लहराते हैं, हवा भी नहीं थी, और लहराते बालों के साथ चलती हुई उसकी चारपाई के करीब आकर खड़ी हो गई और पूरे कमरे में उसके आते ही गुलाब के फूलों की खुशबू फैल गई। और उस लड़की ने कहा, कासिम मैं तो बचपन से तुमसे प्यार करती हूं और तुम मुझे छोड़कर उस गज़ाला से प्यार करना शुरू हो गए हो। मैं जो तुम पे जान निछावर करती हूं, तुम्हें अपना सब कुछ समझती हूं, तुम मेरे अलावा किसी और को देखना शुरू हो गए हो। बस एक बात आज काल खोल कर सुन लो, तुम मेरा प्यार हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और अब अगर दोबारा तुमने गज़ाला की तरफ देखा तो याद रखना मैं गज़ाला को जान से मार दूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं। ये पहली दफा मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हें बता रही हूं, ये जो भी तुम गुलाब की खुशबू सूंघते थे, ये तुम्हें मेरे आने पे खुशबू महसूस होती थी। जब भी अपने तकिए के करीब गुलाब के फूल रखे पाते थे वो मैं ही रख कर जाती थी। और अब तुम किसी और से मोहब्बत कर रहे हो, किसी और से तुमने मंगनी कर ली। नहीं कासिम नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। बस मैं अब जा रही हूं, सिर्फ इतना कहने आई थी, गज़ाला की तरफ मत देखना
और सुबह होते ही इस मंगनी को तोड़ देना। अगर तुमने इस मंगनी को ना तोड़ा तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ नहीं, गजाला के साथ क्या करती हूं। मैं तुम्हें अपने अलावा किसी का नहीं होने दूंगी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। और वो गुस्से से चलती हुई बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही उसकी आंख खुल गई, और जैसे ही उसकी आंख खुली उसने देखा बाकायदा दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ उसने खुली आंखों से सुनी थी। यानी वो नींद में था, नींद में उसने ख्वाब देखा था, लेकिन उसी वक्त एक ठा की आवाज़ आई, जैसे दरवाज़ा किसने बंद किया हो। जो उसने ख्वाब में देखा था, गुस्से में दरवाज़ा बंद किया गया है। अब उसने देखा था वाकई ठा की एक आवाज़ आई थी, उस दरवाजे का कुंडा हिल रहा था, और एकदम से वो ख्वाब से जागा। ये कैसा ख्वाब था, लेकिन सामने दरवाजे का कुंडा भी हिल रहा था। ये तो ख्वाब था, लेकिन कुंडा क्यों हिल रहा है। वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोला, देखा बाहर कोई भी नहीं है। लेकिन उसने कहा यह तो एक ख्वाब था, ख्वाब तो ऐसे झूठे ख्वाब होते हैं। पता नहीं कौन है वो लड़की, हाँ खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरी गजाला से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं। अगर वो गजाला से प्यार ना करता तो ये लड़की जो उसके ख्वाब में आई थी उसको पहले देख लेता, तो शायद लड़की गजाला से भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी। वो कैसे इस लड़की के कहने पर अपनी गजाला से मंगनी तोड़ सकता था। 2 दिन के बाद खबर आई, गजाला लोगों की एक बकरी रात को मर गई। वो जैसे ही उनको खबर मिली वो परेशान हुआ कि क्या हुआ। गजाला की मां भी परेशान थी और गजाला भी। वो रात को जब सोए तो बकरी बिल्कुल ठीक थी, जानवर अपनी जगह पे बंधे हुए थे। लेकिन गजाला की मां की रात को बकरी के बोलने से आंख खुल गई कि बकरी जोर जोर से मैं कर रही थी। गजाले की मां ने कहा पता नहीं जानवर है, कोई तकलीफ होगी, कोई मसला होगा। घर के जो फर्द होते हैं वो उठ के देखते हैं कि जानवर रात को खामोश होता है। अगर रात को जानवर बोलना शुरू हो जाए तो आपको देखना होता है कि कोई सांप आ गया है, कोई चोर आ गया है, क्या है कि जानवर बोल रहा है। उस बकरी के बोलने की आवाज़ जैसे ही गजाला की मां ने सुनी, वो उठ के बकरी के जैसे ही पास गई। क्या देखती है, अभी जो बकरी बोल रही थी, जिसकी आवाज़ क्लियर आ रही थी, अभी वो ज़मीन पे गिरी पड़ी है और उसकी गर्दन इस तरह मुड़ी हुई है जो नामुमकिन था। अभी अभी तो मां ने, गजाला की मां ने उस बकरी की आवाज़ सुनी थी और अभी अभी उसकी गर्दन इस तरह मुड़ी हुई थी कि गर्दन जैसे किसी ने गर्दन को तोड़ के दूसरी तरफ मोड़ दिया हो। वो भाग के गई, गजाला को आवाजें दी, गजाला भी नींद से उठ गई, भागती हुई मां के पास पहुंची। वो दोनों मां बेटी देखकर हैरान रह गए कि बकरी ना सिर्फ मर चुकी है बल्कि उसका मुंह घुमा के दूसरी तरफ कर दिया गया है। ये उसी सूरत में हो सकता है जब गर्दन तोड़ दी जाए। वो परेशान हो गए कि इस गर्दन को कैसे तोड़ दिया गया। बहरहाल बकरी थी, मर गई, लेकिन उसका मरना कुछ अजीब था, इसलिए यह खबर कासिम लोगों के घर तक भी पहुंची कि उनकी बकरी मरी है, लेकिन जरा अजीब ही अंदाज में मरी है। पता नहीं उसकी गर्दन टूटी हुई थी, शायद कोई चोर आया है, क्या हुआ है कि वो मैं कर रही थी, माँ उठ के गई भी है, लेकिन पहुंचते ही वो मर गई थी और शायद चोर वगैरह भाग गया हो। उसी लम्हे जब गजाला और उसकी माँ बकरी के पास खड़े थे तो गजाला ने कहा था माँ कोई चोर तो नहीं है घर में, और उन्होंने पूरे घर को छान मारा था, घर में कोई चोर नहीं था, अगर था तो वो फिर भाग गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके घर में मौजूद गाय, जो शाम तक बिल्कुल ठीक थी, कुछ दिनों से उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। वो गाय ऐसी लगती थी जैसे खौफजदा सी हो। वो उनके करीब जाते तो जानवर को देख के मां बेटी समझ जाते कि ये जानवर बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बहुत ज्यादा खौफजदा है। लेकिन खौफ के साथ साथ उसका दूध बंद हो गया। इस पे वो मां बेटी परेशान हो गई। वो दूध अपने लिए भी इस्तेमाल करती थी, बेचती भी थी। कुछ दिनों तक उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। वो परेशान हो गई। वो टोट के गांव के लोग जिस तरह करते हैं वो करती रही, लेकिन उसने दूध ना दिया। एक रात यह जरूर हुआ कि वो जब सुबह सो के उठे तो देखे बाकी जानवर तो मौजूद हैं, गाय मरी पड़ी है। बीमार भी नहीं थी, दूध देना बंद किया हुआ था, डरी हुई थी, लेकिन मर गई। यह उनके लिए भी बहुत बड़ा धचका था। कासिम तक ये बात पहुंची कि उनकी गाय बहुत ज्यादा डरी हुई थी, दूध देना बंद किया और उसके बाद मर गई। तो कासिम को ऐसे एक और बात याद आ गई।
कासिम को कभी कभी महसूस होता था कि जब वो गांव में निकलता है, पहला ऐसा नहीं होता था, गांव के कुत्ते जैसे ही कासिम को देखते एकदम से ऐसी आवाजें निकालना शुरू कर देते जैसे वो रो रहे हों। वो रोने वाली आवाजें निकालते और कुछ कुत्ते तो खौफजदा होकर कासिम को देख के इस तरह भाग जाते जैसे कासिम को नहीं, पता नहीं किसी बला को देख लिया हो। कासिम अक्सर इस बात पे हैरान होता था। जब पहली दफा उसके साथ यह हुआ था कि एक दफा वो गांव से गुजर रहा था कि उसने देखा 3-4 कुत्ते, जैसे ही उन कुत्तों की निगाह कासिम पे पड़ी तो उनमें से 2 कुत्ते अजीब सी आवाज से रोना शुरू हो गए। भौंकना नहीं, रोना शुरू हो गए। और 2 कुत्तों ने तो ऐसे देखा उसको जैसे खौफजदा होके भागे, कैं 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 की आवाजें निकालते हुए भाग गए। वो परेशान हो गया था कि ये क्या हुआ इनको। उसने पीछे मुड़ के भी देखा था, मेरे पीछे तो कोई चीज नहीं है, कोई सांप, कोई बला, कोई जिन, कोई क्या, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद अक्सर उसके साथ ऐसा होता था, वो कुत्ते उसके करीब आते थे तो भाग जाते थे, डर जाते थे। अब उनकी गाय के साथ भी ऐसा हुआ। गाय मर गई, डरी हुई थी, दूध देना बंद किया, लेकिन अभी तक ये बात नॉर्मल समझ आ रही थी कि फिर उन्होंने देखा एक रात मां बेटी आराम से अपने अपने बिस्तर पर सो रही थीं कि उनको छत पे दौड़ने की आवाजें आई। गहरी नींद से वो जाग गई कि कौन रात के टाइम इस तरह छत पे भाग रहा है। वो दोनों अपने अपने बिस्तर से उठ के बैठी, एक दूसरे से मुखातिब हुई, कौन है छत पे, कौन भाग रहा है। कि उसी लम्हे उन्होंने देखा एक आग का गोला, बकायदा फुटबॉल जितना बड़ा एक आग का गोला उड़ता हुआ आया है और मां बेटे की चारपाई के दरमियान में, यानी एक साइड पे मां की चारपाई है, एक साइड पे गजाला की चारपाई है, और जो बीच में गैप है वो आग का गोला उड़ता हुआ उस गैप के बीच में आके गिरा है। वो दोनों छलांग मार के अपनी अपनी चारपाई से उठ गईं और उसी लम्हे उस आग के गोले ने दोनों की चारपाइयों को आग की लपेट में ले लिया। क्योंकि वो था ही आग का लपेटा, इस आग का गोला ही था, इसलिए उस आग ने उन दोनों चारपाइयों को अपनी लपेट में ले लिया। वो तो पहले जाग रही थी, अगर जाग ना रही होती, नींद की हालत में सो रही होती, तो यकीनन दोनों चारपाइयां जिस तरह आग की लपेट में थीं, उन दोनों को भी सोते हुए आग लग चुकी होती। वो दोनों परेशान हो गईं। और उसके बाद उन्होंने देखा कि आग के इस तरह के कई गोले हैं जो उड़ते हुए उनके सहन में आकर गिर रहे हैं। और जब वो बेचारी चीखो पुकार करना शुरू हो गई तो दूर दूर जो गांवों के लोग थे वो भी बेचारे जाग गए और भाग के इनके घर आए तो देखा आग बुझ चुकी है, लेकिन चारपाइयां दोनों जल चुकी थी। उसी रात फिर से कासिम ने ख्वाब देखा और वही खूबसूरत हसीन और जमील लड़की उसके ख्वाब में आई और उसने आकर कहा, तुम्हें कहा था ना इस मंगनी को तोड़ दो, तुमने नहीं तोड़ा ना, अभी तक तो उसे मैंने मारा नहीं, वार्निंग दी थी कि तुम बाज आ जाओगे। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया और गजाला को अपनाया और अभी तक मंगनी नहीं तोड़ी और उसको ख्वाब समझा, तो फिर अब देखना कैसे मैं गजाला को तड़पा तड़पा कर मारती हूं। अभी तक तो मैंने उस पर रहम खाया था, अब वो नहीं बचेगी। जब वो सुबह उठा तो उसी सुबह उनको इतला मिली कि रात को ये हुआ है, उनके घर में ऐसे बहुत बड़े आग के गोले गिरते रहे हैं। लेकिन उस सुबह कासिम बिस्तर पर लेटा हुआ था और मां और बाप को बाहर बात करते हुए सुना। आज उसकी आंख भी लेट उठी थी, लेट खुली थी। वो जल्दी पहले सोकर उठ जाता था, आज उसका उठने को भी दिल नहीं कर रहा था कि बाहर से माँ बाप की आवाज़ सुनाई दी जो आपस में बातें कर रहे थे। आज अगर सो रहा है तो सोने दो, लेकिन पता लगा है गजाला लोगों के हाँ ये हुआ है, आग के गोले इस तरह उड़ते हुए आए हैं, वो जलती जलती बच गई हैं। और थोड़ी देर के बाद माँ बाप को अंदाज़ा हुआ कि अंदर कासिम के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। वो अजीब सी बातें कर रहा है, उसने अपने बाल पकड़ रखे हैं, अपने गालों पर थप्पड़ मार रहा है और अजीब अंदाज में कुछ कह रहा है, नहीं तुम मेरी गजाला को नहीं छीन सकती, तुम मेरी गजाला को कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हें मार डालूंगा, नहीं। वो अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहा था। बाप माँ दोनों भागते हुए अंदर गए, कासिम कासिम क्या हो गया है। लेकिन कासिम अपने आप में नहीं था।
वो तो बेचैन थे कासिम को बताने के लिए कि गजाला की माँ और गजाला रात इस तरह जलते जलते बची हैं, आग के गोले उनके ऊपर गिरे हैं और कई चीज़ें घर की जल गई हैं, भैंस मर गई है, बकरी मर गई है और भी उनके कई नुकसान होते रहे। उन्होंने तो हमें बताया नहीं, आज पता लगा है उनको तो रात बाकायदा जलाने की कोशिश की गई है। वो तो खुदा का शुक्र है माँ बेटी उठकर बैठ गई थी। उधर बेटे की हालत ऐसी जब उन्होंने देखी कि वो पागलों की तरह हरकत कर रहा है, कभी बाल नोचता है, कभी मुंह को नोचता है, अजीब सा कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो पहले ही परेशान थे कि गजाला के घर में जिस तरह आग के गोले गिरे हैं, ये कोई इंसानी काम नहीं है। इंसान इस तरह आग के गोले नहीं फेंक सकता, क्योंकि उन्होंने बताया था कि आग के गोले फेंकने वाला नजर नहीं आता था, बस ऐसे लगता था जैसे छत के ऊपर जो भागने की आवाज आई थी जिससे वो लोग दोनों मां बेटी जाग गई थी, उसी जगह से ये गोला सा खुद ब खुद जाहिर होता और नीचे उड़ता हुआ आ जाता। जब उनको अंदाजा हुआ बेटे की हालत भी, कि बेटे को जब उन्होंने जाकर पकड़ा तो वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो चुकी थी। उसका बाप भी गबरू जवान था, देहात के लोग तो सेहतमंद होते, उसने बाप को धक्का मारा और बाप नीचे जा गिरा। उसकी मां बाहर भागी, आवाजें देनी शुरू हो गई, लोग जमा हुए, मुश्किलों से कासिम को पकड़ा गया तो उसका वजूद कंट्रोल में नहीं आ रहा था। यहां तक कि उसके वजूद को उन्होंने रस्सी से बांध दिया। अगर वो रस्सी से ना बांधते तो उसके अंदर ऐसे लगता था जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत आ चुकी हो। और जब वो कासिम को बांध चुके, उधर गजाला का ये हाल था, वो आग से बची थी, इधर कासिम भी पागल हुए जा रहा है। मामला बहुत ही खौफनाक था। गांव के लोगों तक खबर पहुंची तो वहीं पे ही गांव की एक बुजुर्ग हस्ती जो बहुत ही नेक, बहुत ही अल्लाह वाले, बहुत ही नमाजी, परहेजी, सब इस तरह के कामों के लिए उनके पास जाते थे, उन तक खबर पहुंची कि उधर गजाला के साथ ये हुआ है, मां बेटी मरते मरते बची हैं, और इधर कासिम पागल हो चुका है, जनूनी हो चुका है, यहां तक कि उसको रस्सियों से बांध दिया गया है। कासिम की बहनें, कासिम के मां बाप सब परेशान थे। वो तशरीफ ले आए। नूरानी चेहरे वाली वो हस्ती, वो गांव के वो बुजुर्ग, उनने नाम नहीं लिखा इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, नेक बुजुर्ग ही कह देता हूं। वो जब घर के अंदर दाखिल हुए तो आते ही उन्होंने कासिम को देखा जो रस्सियों से बंधा हुआ था। उसकी हालत बड़ी अजीब सी थी। उसको देखते ही कहा, मोहब्बत, मोहब्बत के रोग ऐसे ही होते हैं। मोहब्बत तो बड़ों बड़ों को रुला देती है, मोहब्बत बड़े बड़े का इम्तिहान ले लेती है। कोई बात नहीं, आप लोग परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बहनें, माँ बाप सारे जो कासिम की वजह से परेशान थे, कहा एक कमरे को खाली करें। चारपाइयाँ वगैरह हटा दी गई उस कमरे से, नीचे चादरें दरियां बिछा दी गई। कासिम को बंधा हुआ लाया गया और वहीं ज़मीन पर लिटा दिया गया। अभी तक वो बंधा हुआ था, लेकिन ये हुआ था जब से वो नेक हस्ती अंदर घर में दाखिल हुई थी। अब वो आवाज़ें, अब वो तड़पना उसका बंद हो गया था। उन्होंने कासिम की बहनों और माँ से मुखातिब होकर कहा, बेटा आप लोग बाहर जाएं। कासिम के वालिद से कहा, आप यहीं रहिए। उसके बाद कासिम के वालिद से कहा, दरवाजे को बंद कर दीजिए। दरवाजे को बंद कर दिया गया। कासिम रस्सियों से बंधा हुआ था। कहा, अब इसकी रस्सियां खोल दीजिए, अब जरूरत नहीं है इसकी। कासिम की रस्सियां खोल दी गई। कासिम आराम से उठकर बैठ गया। वो नेक बुजुर्ग हस्ती कुछ देर पढ़ती रही कि उसी वक्त कासिम के साथ ही कोना जो बना था दीवार का, उस दीवार के कोने के अंदर से एक आवाज आई, प्लीज बंद कर दीजिए ये पढ़ना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज इसको बंद कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, इसको बंद कर दीजिए, आप जितना पढ़ेंगे मुझे और तकलीफ हो रही है। तो वो प्यार से बोले, अच्छा तुझे तकलीफ हो रही है तो तू भी तो किसी को तकलीफ दे रही है, सामने आ जा, मैं पढ़ना बंद कर देता हूं, सामने आ। जैसे ही उन्होंने कहा मैं पढ़ना बंद करता हूं, तो उसी कोने से जिससे आवाज आई थी, एक लड़की जो नौजवान लड़की थी, इंतहा की खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, पतले से होंठ, इंतहा की खूबसूरत, लंबे सिल्की बाल, उस कोने से दीवार के आर पार चलती हुई सामने आकर खड़ी हो गई। कासिम के वालिद नीचे बैठे हुए थे, कासिम भी
नीचे बैठा हुआ वो नेक बुजुर्ग हस्ती कासिम की तरफ मुंह करके बैठी थी। उस लड़की से कहा, बैठ जाओ। उस लड़की ने एक निगाह कासिम को देखा और बैठ गई और कहा, क्यों तंग कर रही है बच्चे को? तो वो बोली, आप पहले एक दफा मेरी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा मैंने क्यों तंग किया है। हाँ बताओ, क्या है तुम्हारी कहानी? तब उस लड़की ने बताना शुरू किया, मेरा नाम नूर हुदा है। मैं नाम पढ़ लूं, भूल ना जाऊं। नूर हुदा है। मैं छोटी थी तब से इसके साथ हूं। मेरे मां बाप यहीं कब्रिस्तान के पास कबीले की सूरत में रहते थे। हम बच्चे यहीं पे खेलते थे, कब्रिस्तानों में भी खेलते थे। बुजुर्गों ने जो कह रखा था गांव वालों को कि इस कब्रिस्तान के करीब रात को नहीं गुजरना, उसकी वजह यही थी कि हम लोगों का ही बसेरा होता था। कभी कभी हम इंसानों का रूप धार के बच्चे अक्सर वहां पे शरारतें करते थे। कई गांव वालों ने देखा था, यहां तक कि गांव के जो चाचा मुश्ताक हैं उन्होंने हमें ही देखा था। और चाचा मुश्ताक ने जिस बच्ची को अपने बिल्कुल पास दरख्त के पास खड़े हुए देखा था, वो छोटी बच्ची मैं ही थी। हमारे ही कबीले का एक शख्स आया था और उसके कहने पे हम लोग वहां से गायब हो गए थे और मुझे भी चाचा मुश्ताक ने गायब होते देखा था। और आपके गांव के चाचा बाबा जमाल जब बीमारी की हालत में, प्यास की हालत में बेहोश होकर कब्रिस्तान के बाहर गिरे थे, मैं ही उनको उठाकर अंदर ले गई थी, उनको पानी पिलाया था, उनके सर पे पट्टियां की थी, उनके बुखार को ठीक किया था। और जब वो बिल्कुल ठीक हो गए थे तो वो मुझसे प्यार से बोले थे, बेटी कौन हो, यहां क्या कर रही हो? मैं उनको कैसे बताती कि हमारे कबीले की लड़ाई हुई थी। कबीले के दो नौजवान दूसरे आपस में लड़ पड़े थे, शमसून और होनेफान। उनकी लड़ाई हो गई थी और शमसून ने होनेफार को मार दिया था। होनेफान मरा क्या था कि दूसरा कबीला हमारे कबीले पे हमला करने के लिए आ गया था और यूं गांव के लोगों ने भागना शुरू किया। उस वक्त मैं बच्चियों के साथ खेल रही थी। कब्रिस्तान में ही हम लोग खेलते थे। कब्रिस्तान के अंदर एक बड़ी सी कब्र अभी भी मौजूद है, जहां अंदर खाली हो चुकी है। उसके अंदर हड्डियां भी गल सड़ गई हैं। उसके अंदर एक बड़ा सा सुराख भी है। उस रात भी हम बच्चे आपस में खेल रहे थे और मैं उस कब्र के अंदर जाकर छुप गई। उधर जब कबीले के एक शख्स ने कहा कि हमला होने वाला है, भागो सारे, तो सब आए अपने अपने बच्चों को। मैं अंदर छुपी हुई थी, बाकी बच्चे मशहूर बाहर मौजूद थे। खामोशी से आए, सब डरे हुए थे, अपने अपने बच्चों को लिया और वो पूरा कबीला वहां से रवाना हो गया। मैं उस कब्र के अंदर छुपी रही, मुझे इसका एहसास ना हो सका। और जब मैं बाहर निकली तो मेरे कबीले के लोग जा चुके थे और मैंने देखा एक और कबीला है जो हमला करने के लिए वहां पर आ रहा है। मैं दोबारा से अंदर छुप गई और कई दिनों तक उस कब्र के अंदर छुपी रही, यहां तक कि वो कबीला वहां से चला गया जो हुनेफान का कबीला था, जो हमला करने आए थे। मेरे वालिदैन कहां चले गए, मैंने उनको ढूंढा, लेकिन वो इतनी दूर चले गए थे मैं उनको ढूंढ ना सकी। और इसी आस पे, इसी उम्मीद पे वो ढूंढते ढूंढते मुझे वापस आएंगे इसी जगह पे, तो मैंने वहीं पे रहना शुरू कर दिया। उसी मैदान में हुनेफान का कबीला जो हमसे लड़ने आया था वो वापस चला गया। अब मैं वहां पे अकेली लड़की थी और जब बाबा जमाल गिरे थे उस वक्त भी मैं अकेली थी, मेरा पूरा कबीला जा चुका था। और जब चाचा मुश्ताक थे तो उस वक्त हमारा कबीला मौजूद था। मैंने बाबा जमाल की हेल्प की और वहीं एक रात कासिम अकेला चांद को देखते हुए निकल आया। मैंने जैसे ही कासिम को देखा तो ये मेरे हम उम्र था, मैं इस पे दीवानी हो गई, मैं इससे प्यार कर बैठी, मुझे इससे इश्क हो गया और बस मैं भागती हुई आई और इसके जिस्म से टकरा गई। वो टकराई नहीं थी, मैं फैसला कर चुकी थी इसी के जिस्म के साथ हमेशा रहूंगी, इसी से प्यार करूंगी और इसी से ही शादी करूंगी। मैं भी उसी अल्लाह को मानती हूं, मैं भी मुसलमान हूं, मेरी इससे शादी हो सकती है। और इसी आस उम्मीद पे मैं इसी के साथ रही, इसे फूल पेश करती रही। कुत्ते देखते थे इसको तो डरते थे, क्योंकि हर वक्त मैं इसके साथ होती थी। इसके सर में दर्द होता था, मैं इसके सर का दर्द को ख़त्म कर देती थी। इसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, मैं इसके लिए ला कर रख देती थी। मैं इसके लिए हर वक्त अपनी जान निछावर करती थी। मैं हमेशा इसके साथ रही।
लेकिन कभी इसके सामने नहीं आई। लेकिन जब पता चला कि इसकी शादी गजाला से होगी, इसकी मंगनी गजाला से हो गई है, तो मैंने ख्वाब में आके इसे कह दिया था कि गजाला से मंगनी तोड़ दे वरना मैं गजाला को मार डालूंगी। मैंने उनके जानवरों को, उनके घर की चीजों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन गजाला को नहीं मारा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इसका दिल टूटे। मैं चाहती थी ये खुद से उस रिश्ते को तोड़ दे। उस रात भी जब उनकी छत पे मैं दौड़ रही थी तो वो दोनों मां बेटी जाग गई थी। मैं गुस्से से भरी हुई थी, ये मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैंने वहां पे आग के गोले फेंके थे। अगर मैं छत पे ना भागती और उसी सोए हुए मां बेटी के ऊपर आग के गोले फेंक देती तो वो जल कर राख हो जाती। लेकिन कभी मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन अब बात मेरी मोहब्बत की थी, मेरी दीवानगी की थी, इसलिए मैं चाहती थी उस रिश्ते को तोड़ दे। तो मैंने उनको जगा दिया और वो आग के गोले नीचे जाके गिरे। वो मां बेटियां उन चारपाइयों से उठ गईं और उन चारपाइयों को आग लग गई। मैं चाहती तो उनको मार देती, लेकिन मैंने नहीं मारा, अपने प्यार की खातिर। और इसे ख्वाब में आकर बता दिया कि अभी तक तो मैंने नहीं मारा, अब भी इसने इस रिश्ते को ना तोड़ा तो मैं मार दूंगी। लेकिन ये मानने को तैयार ही ना था कि सुबह ये जब उठा, इसके वालिदैन ने देखे तो मैं रात से ही इसके पास थी, इसके वजूद का हिस्सा बनी हुई थी। यहां तक कि खबर आप तक पहुंची और आप आ गए। आपने पढ़ना शुरू किया, मैं तकलीफ में आ गई। मुझे बताइए, क्या मैंने गुनाह किया है? मोहब्बत करना क्या गुनाह है? चाह ही तो है, मैंने मोहब्बत ही तो की है। मैंने कौन सा जुर्म कर दिया है? क्या मैं उस लड़की को नहीं मार सकती थी? मैं गजाला को चाहती किसी लम्हे मार देती, लेकिन मैं बुरी लड़की नहीं हूं। अच्छे और बुरे जिनात होते हैं। मैंने तो हमेशा गांव वालों की मदद की है। गांव का फलां जो घर है, एक रात को वो भूखा सोया था, उनके पास खाना तक नहीं था, मैं खाना रख के आई थी। मैंने तो इंसानों की हमेशा मदद की है। और आज जब मैं अपने प्यार को पाने की ख्वाहिश रखती हूं, आज मैं अपने प्यार को हासिल करना चाहती हूं, क्या मेरा हक नहीं है? मेरी तरबियत ऐसी थी, इसलिए मैंने उस लड़की गजाला को नहीं मारा, वरना मैं जानती हूं मैं गजाला को मार देती तो कासिम खुद ब खुद मेरे पास आ जाता। ये मेरे प्यार की कहानी है। बस इतना ही कहना था। मेरा कासिम मुझे दे दीजिए। आप तो अल्लाह वाले हैं, आप तो नेक हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरी फरियाद सुन लीजिए, मेरा कासिम मुझे दे दीजिए। उन्हें एक बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मेरी बच्ची, हां तेरे साथ बुरा हुआ, तेरे वालिदैन चले गए, तू अकेली रह गई, ये बात सही है। तूने गांव वालों की मदद की, तू हमेशा अच्छी रही, तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तू एक आदम जात से मोहब्बत कर बैठी है। क्या तू जानती नहीं, एक जिन और आदम जात आपस में शादी नहीं कर सकते। वो मट्टी से बना है, तू आग से बनी है। और जब आग और मट्टी आपस में मिल जाएं तो आग को तो कुछ नहीं होगा, मट्टी जलकर राख हो जाएगी। मैं कासिम तुझे दे भी दूं, तेरी मोहब्बत तेरे हवाले भी कर दूं, तू तो एक इंसान के रूप में इस वक्त खड़ी है। अगर तू इसी लम्हे भी अपने असली रूप में आ जाए, जो जिन्नात का रूप है, तो तू तो जानती है तेरा कितना भयानक रूप है। और तू हर लम्हे भी इंसान के रूप में नहीं रह सकती मेरी बेटी, तुझे अपना असली रूप धारना होता है। जिन्नात की ये जो ताकत, वो इंसानी रूप धार लेते हैं, लेकिन तुम लोग अपने असली रूप में भी तो आते हो। यही बशर तुम्हें इसी लड़की के रूप में देखेगा, पसंद कर लेगा। खूबसूरत लड़की है। जिस दिन इसने तुम्हें असली रूप में देख लिया, इसका तो दिल फट जाएगा, ये तो मर जाएगा, इसको दिल का दौरा पड़ जाएगा। और तू क्या चाहती है कि तेरा शौहर, जिसको तू शौहर समझती है कि तुझसे शादी करे, किसी दिन गलती से तुझे असली रूप में देख ले और दिल का दौरा पड़ने से मर जाए। और वैसे भी बेटी, सारी जिंदगी तो तू इंसान का रूप नहीं धार सकती, तुझे अपना रूप तो धारना होगा। हां, मैं तेरी मोहब्बत का एहतराम करता हूं, तेरा प्यार सच्चा है, तू अच्छी लड़की है, लेकिन एक इंसान की इंसान से शादी होती है, इंसान की जिन्स से शादी नहीं होती। मेरी बेटी, मैं तुझे एक और गिफ्ट देता हूं। कासिम की शादी गजाला से होगी, लेकिन तेरे लिए भी एक गिफ्ट है। तू अपने मां बाप से प्यार करती है ना? उसने कहा हां। तुम याद करती है अपनी मां को, अपने बाप को? उसने कहा हां। बता, तेरे बाप का नाम क्या है, तेरी मां का नाम क्या है, तेरे दादे का नाम क्या है? उसने फटाफट बताना शुरू कर दिया, ये मेरी मां का नाम, ये मेरे बाप का नाम, ये मेरे दादे का नाम है।
ठीक है, अपनी आंखें बंद कर। उस लड़की ने बैठे हुए आंखें बंद कर ली। वो बुजुर्ग कुछ देर पढ़ते रहे और थोड़ी देर के बाद एक आवाज गूंजी, अस्सलाम वालेकुम। उस लड़की ने आंख खोली तो क्या देखती है, उसके बिल्कुल साथ ही उसका बाप हाजिर हो चुका था और जिस तरह वो लड़की बैठी थी उसी तरह उसका बाप भी साथ में आकर बैठ गया था। और बाप ने जैसे ही सलाम किया उसकी आंखें खुल गईं। वो चौंकी, है तो उसके बाप की आवाज़ थी। मुड़ के देखा तो उसका बाप इंसानी रूप धार के, खूबसूरत इंसान का रूप धार के उसके साथ बैठा था। लेकिन वो पहचान गई, ये तो मेरा बाप है। वो एकदम से उससे लिपट गई। उन बुजुर्ग ने पढ़ाई करके उसके वालिद को बुला लिया था और अपने जब बाप से लिपट गई तो बोली, ये तोहफा है मेरी तरफ से। तो अपने वालिदैन से बिछड़ गई थी ना, ये ले, तेरा बाप तेरे पास आ गया है और तेरा बाप तुझे अब लेकर जाएगा। ये मेरे इल्म की वजह से हुआ है। अल्लाह ने जो मुझे इल्म अता किया है उस इल्म की रोशनी में मैंने तेरे बाप को बुलाया है और अब आज से तेरे माँ बाप तुझे मिल गए हैं। और जब तू अपने माँ बाप के साथ रहेगी फिर तो तुझे दुखी नहीं होना चाहिए। और हां, तेरे बाप के सामने कहता हूं, तू एक आदम साथ से प्यार कर बैठी थी। तू एक बहुत अच्छी लड़की है। तू बिल्कुल इस आदम जात को जब भी देखने के लिए आना चाहे तो बगैर जाहिर हुए, अपना वजूद को जाहिर किए बगैर तू कासिम को आके देख सकती है। लेकिन मैं समझ सकता हूं तो अपने वालिदैन से मिलके कितनी खुश है। अभी सिर्फ बाप से मिली है, फिर तो अपनी माँ से मिलेगी, कबीले वालों से मिलेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। उस कबीले में कई नौजवान हैं जो तुम्हें मिल जाएंगे, तुमसे शादी करेंगे। वो अपने बाप से मिलके वाकई बहुत खुश हो गई थी। उन बुजुर्गों ने उसको इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया था कि वो बार बार बाप से लिपट रही थी। तब मुस्कुराते हुए बोली, क्या मैं कभी कभी कासिम को देखने के लिए अगर आऊंगी तो क्या मैं कासिम की मदद भी कर सकती हूं? कासिम अब होश में आ चुका था। इतनी देर से वो अभी ठीक नहीं था, लेकिन अब वो भी इस अंदाज में देख रहा था जैसे ये बातें उसको समझ आ रही हैं। वो बुजुर्ग जितनी भी बातें कर रहे थे उसको सुनाई दे रही थी। तभी वो कासिम की तरफ देखकर बोली, कासिम, हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन अब मेरे वालिदैन जहां चाहेंगे वहीं मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, तुम दिल से आंखें बंद करके नूर हुदा पुकारना कि नूर हुदा कहाँ हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम आंखें खोलोगे, मैं तुम्हारे सामने होंगी। मेरी ज़ात से कभी भी हो सका मैं मदद करने के लिए तैयार होंगी। और हाँ, मुझे इजाज़त मिल गई है, कभी कभी मेरा दिल किया तो खामोशी से आऊँगी, तुम्हें देखूँगी और तुम्हारे सामने आए बगैर वापस चली जाऊँगी। मैं जानती हूँ तुम गज़ाला से प्यार करते हो, वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। मेरी तरफ से तुम्हें और गज़ाला को शादी की बहुत बहुत एडवांस में मुबारकबाद। और मेरी दुआ है तुम दोनों सुखी रहो, आबाद रहो, शाद रहो, मुस्कुराते रहो। और बाबा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे वालिदैन को मुझसे मिला दिया। ठीक है, आपने सही कहा है, जरूरी नहीं प्यार आपको मिल जाए। प्यार तो सच्चा होता है, जिससे आप प्यार करते हैं कभी कभी आप उसको पा नहीं सकते, लेकिन आपका प्यार मिट नहीं सकता। मुझे ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी है। प्यार पाने का नाम नहीं है। प्यार तो वो है जो आपकी एक दिल लगी होती है। प्यार तो वो है जो आपके अंदर एक आग लगी है और वो उस आग में आप इस मोहब्बत में, उस खुशी में इस तरह खुश रहते हैं कि अपने महबूब को याद करते रहते हैं। मैं भी अपने महबूब को हमेशा याद करती रहूंगी। मेरी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन गज़ाला और कासिम के दरमियान मैं कभी नहीं आऊँगी। मैं अपने वालिदैन की खुशी से शादी करूँगी। मेरा प्यार अमर है और मेरा प्यार मेरे दिल में रहेगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम जा सकते हैं? उस नेक बुजुर्ग ने नूर हुदा के वालिद की तरफ देखा और कहा, आपकी बेटी, इसे खुश रखिएगा। ये वाकई बहुत एक नेक बच्ची है, बाकी बहुत अच्छी बच्ची है। अकेले रह के भी इसने इंसानों की बहुत मदद की है। अपने प्यार को पाने के लिए चाहती तो ये कुछ भी कर सकती थी, लेकिन आपकी तरबियत ऐसी थी, इसने किया कुछ नहीं। मैं इस बच्ची पे बहुत खुश हूँ। मेरी भी इस बच्ची को कभी मदद की ज़रूरत होगी, मैं भी हाजिर हूँगा। नूर हुदा मेरी बेटी, तुम्हें भी कभी मेरी ज़रूरत हो, जिस तरह तुमने कासिम को कहा है, कासिम कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मुझे याद करना, मैं हाजिर होंगी। तुम्हें मेरी बेटी कभी भी मेरी भी ज़रूरत हो मुझे याद करना, मैं ज़रूर तुम्हारे पास होऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। जाओ मेरी बेटी,
अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। उन्होंने उसे दुआएं दी और वो अपने बाप के साथ वहाँ से गायब हो गई। कासिम ने गजाला से शादी कर ली और ये बात छुपी ना रह सकी। बाहर खड़ी कासिम की माँ भी ये बात सुन रही थी और उसकी बहनें भी ये बात सुन रही थी और उसके बाद ये बात पूरे गांव में फैल गई कि वो चली गई है नूर हदा गजाला को कासिम के हवाले करके। कोई नहीं जानता नूर हुदा बाद में भी आती रही है या नहीं, शायद कासिम जानता हो, लेकिन कासिम और गजाला हमेशा खुश रहे और ये सच्ची कहानी गांव में बहुत ज़्यादा मशहूर थी और आज भी मशहूर है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।